जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, दिल से स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू क्लासरूम। आज फिर से एक और क्लास लेके आए वोकैबुलरी की रूट वर्ड्स के ऊपर। बहुत सारे रूट वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। और बच्चों, रूट वर्ड्स से हमें सारे वर्ड इसी से याद रखने हैं और जो मैंने आपको तरीका बताया था आप उसको फॉलो करते रहें कि आप एक हेडफोन लगाएं और सुनते रहें मेरी क्लास को। अपने आप सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। वोकैबुलरी में आपको इतनी पढ़ा दूंगा बच्चों, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो आज एक नया और बेहतरीन रूट वर्ड लेके आया हूं और शुरू करते हैं क्लास को। आज का रूट वर्ड है हमारे पास बच्चों एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी ऑन, अपॉन या फिर बाहर। इससे रिलेटेड मैं कुछ वर्ड सिखाने वाला हूं। 9 वर्ड सीखेंगे और ये वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में या तो आ चुके हैं या फिर दोबारा आने की संभावना है बच्चों। रिपीटेडली कई बार ये इनमें से कुछ वर्ड रिपीटेडली एग्जाम में आए हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इफीमेरल। ना, इफीमेरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज क्षण भर के लिए आई और फिर चली गई, यानी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए आई और फिर चली गई। इसका मतलब शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट का मतलब थोड़ी देर के लिए, लिव का मतलब वो रही, थोड़ी देर के लिए रही और फिर खत्म हो गई, यानी क्षणिक। क्षणिक पलों के लिए कोई चीज रहती है तो उसे हम कहते हैं इफीमेरल। समझ में आ रहा है? अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दो इन वर्ड्स को। आज की क्लास में बहुत सारे वर्ड सीखेंगे बच्चों। इफीमेरल का मतलब, इसके मैं कुछ सिनोनिम्स भी लिखवाता हूं आपको। देखिए, इसका पहला सिनोनिम है, इसका जो फर्स्ट सिनोनिम है वो है बच्चों ट्रांजिटरी। बच्चों, बहुत अच्छा सिनोनिम है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब भी होता है क्षणिक। एक और सिनोनिम लिखवाता हूं इसका, ट्रांजिएंट। ना, ट्रांजिएंट का मतलब भी क्या होता है? क्षणिक, थोड़ी देर के लिए। एक और वर्ड है हमारे पास फ्लीटिंग, और फ्लीटिंग का मतलब भी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए जो रहता है उसे हम कहते हैं, या आप इसे क्या कह सकते हैं? ब्रीफ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रीफ। या फिर आप कह सकते हैं मोमेंट्री। क्या कहा जा सकता है बच्चों? मोमेंट्री। तो देखो कितने सारे वर्ड मैंने आपको सिखा दिए। शॉर्ट लिव्ड जो थोड़ी देर के लिए रहता है, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, ब्रीफ और मोमेंट्री। चलिए अब अगले वर्ड को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैं इसको मिटा देता हूं, जल्दी से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बच्चों, ठीक है। नाउ अब अगला वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एपी सेंटर। नाउ एपी सेंटर क्या होता है बच्चों? एपी सेंटर का मतलब होता है किसी भी चीज का केंद्र, उसका सेंटर एपी सेंटर कहा जाता है बच्चों। एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे मेरी तबीयत के बारे में कि सर आपकी तबीयत कैसी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर आस्किंग दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस गाइज। अब मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूं, आज मैं थोड़ा ठीक हूं। आज मेरा फीवर थोड़ा कम है। 2-3 दिन से मुझे फीवर था और मैंने कुछ क्लासेस बच्चों फीवर में ही ली हैं और मेरी कोशिश थी कि आपकी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी, एक भी क्लास मिस नहीं होने दूंगा आपकी, ठीक है। चलिए, एपी सेंटर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का केंद्र। केंद्र का मतलब होता है सेंटर। क्या होता है बच्चों? सेंटर। और इसको कोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोर। आपको पता है ये जो हमारी अर्थ है, इसका जो कोर है वो सेंटर कहलाता है, यानी पूरी पृथ्वी के अंदर की ओर जो उसका सेंटर है दैट इज कॉल्ड कोर। उसे कोर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों के पास बीए में ज्योग्राफी थी उन्हें पता होगा कि उसे क्या कहते हैं, और वो बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो उसे कोर कहते हैं। अगला वर्ड बच्चों एपिग्राम। ना, वो ये एपिग्राम क्या होता है आपको समझाता हूं बच्चों। एपिग्राम होता है कोई भी चुटकुला, लेकिन चतुर चुटकुला, क्लेवर चुटकुला जो होता है ना, क्लेवर, जिसके अंदर थोड़ा चतुराई होती है, ऐसे चुटकुले को क्या कहते हैं? एपिग्राम कहते हैं। या तो वो एक पोयम हो सकती है, कोई भी कविता जो हंसी वाली हो, चतुर हो, जिसमें चतुराई हो, उसे हम एपिग्राम कहा जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दिख रहा है एग्जाम्पल। इसमें एक पप्पू नाम का लड़का है और वो क्या जलेबी खा के जा रहा था, तो दुकानदार ने कहा हाँ भी पैसे, तो उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो दुकानदार को हो गया गुस्सा, उसने उसको कूट डाला। थोड़ी देर बाद कूटने के बाद पप्पू उठा और उसने कहा क्या कहा? पढ़ लिया आपने?
कि भाई इसी भाव में एक और तोल दो। तो इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं एपीग्राम। क्या कहते हैं इसे, एपीग्राम। चुटकुला है लेकिन थोड़ा सा विटी है। विटी का मतलब यानी विटीसिज्म। विटीसिज्म इंग्लिश में कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इंग्लिश में, विटीसिज्म कहेंगे इसे, या फिर इसको कहेंगे क्विप। ये दोनों इसके सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं, विटीसिज्म और क्विप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चुटकुला। क्या हुआ बच्चों, चुटकुला मतलब हुआ इसका। चलिए अगला वर्ड पढ़ते हैं बच्चों, एपोनिम। ना एपोनिम का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, एपोनिम का मतलब होता है, आपने जानते होंगे कि किसी महान व्यक्ति के नाम पर कभी कभी किसी स्थान का नाम रख दिया जाता है। कभी कभी किसी स्थान का नाम किसी महान व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे इंडिया के लगभग हर शहर में, हर जिले में गांधीनगर नाम का एक शहर या कस्बा मिल जाएगा जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम या किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी व्यक्ति यानी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों वस्तु। किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के नाम पर किसी अन्य जगह का, किसी जगह का या किसी आविष्कार का नाम रख दिया जाए, उसे हम क्या, उस नाम को क्या बोलते हैं, एपोनिम। यानी ऐसा नाम, जैसे किसी जगह का नाम है, जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम एपोनिम है। क्या है वो, एपोनिम। वो इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है। बात समझ में आ गई। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी, वो जो नाम है वो एपोनिम है, वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, यस या नो लिखते जाओ और कमेंट करते। कोई भी डाउट है ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में डाल दो। आज मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी है, इसलिए पूरी एनर्जेटिक क्लास ले रहा हूं मैं आपको। इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है, क्या समझे आप, फोड़ के आएंगे एग्जाम को। एग्जाम पार है इस बार। चलिए अगला वर्ड है बच्चों, एपीलॉग। एपीलॉग का मीनिंग क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि जो एपीलॉग्स होते हैं ये किसी बुक के एंड में, किसी बुक के एंड में या किसी कविता के अंत में, या किसी बुक या कोई पोयम या कोई स्पीच यानी कोई भाषण, उसके अंत में जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, क्या होता है, कंक्लूडिंग पार्ट। उस कंक्लूडिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपीलॉग कहते हैं। यानी आप इसको ये मान के चलो कि इसका अर्थ हुआ किसी नाटक का उपसंहार। क्या हुआ, उपसंहार। जो उसके अंत में आता है, एक छोटी सी कविता होती है, कुछ लेख होता है, उससे कहते हैं एपीलॉग। किसी बुक, किसी नाटक, किसी पोयम, किसी स्पीच के एंड में आता है ये। चलिए अगला वर्ड है बच्चों ना, इसी से एक और वर्ड सिखाता हूं आपको, एक और वर्ड। रुको जरा, रुको, सब्र करो, एक और वर्ड सिखाता हूं, याद आ गया। मैं इसको मिटाना चाहता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको और भी वर्ड पढ़ा सकूं ना। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास, मतलब इसी से सिखा रहा हूं, प्रोलॉग। जैसे ये तो एपीलॉग है ना, तो एक वर्ड है हमारे पास प्रोलॉग। एपीलॉग तो क्या आता है, एंड में आता है। इसको कैसे याद रखोगे, ई से एंड याद रखो। क्या याद रखो, ई से एंड, किसी बुक या पोयम के जो एंड में आता है। और पी से क्या याद रखो, प्री का मतलब होता है पहले। तो जो एंड में आए उसे एपीलॉग, और जो पहले आए प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है बच्चों, प्रोलॉग होता है किसी बुक की शुरुआत में आता है। कोई छोटी सी कविता होती है, कोई छोटी सी पोयम होती है, तो अ स्मॉल पोयम एट द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, किसी बुक की शुरुआत में जो छोटी सी पोयम आती है उसे कहते हैं प्रोलॉग, और जो एंड में आती है उसे कहते हैं एपीलॉग। बात समझ में आ गई, याद रहेगा आपको, प्रोलॉग भी याद रहेगा और एपीलॉग भी याद रहेगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है बच्चों एपिटाफ। अभी एपिटाफ क्या होता है बच्चों, आपने देखा है कब्र, जो कब्र होती है, उस किसी व्यक्ति की कब्र पे कुछ लिखा होता है, लेख लिखा होता है उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में। तो इसका अर्थ हुआ, कब्र पर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखे हुए शब्दों को क्या कहते हैं, एपिटाफ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कब्र पर उस व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखे हुए शब्दों को क्या कहते हैं, एपिटाफ कहा जाता है। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको ये पिक नजर आ रही है, इसमें कब्र है और इस कब्र पर कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, इस कब्र पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि यहां पर, इंग्लिश में, हिंदी बता रहा हूं, कि यहां पर मेरी पत्नी लेटी हुई है, आराम कर रही है। यहां पर मेरी पत्नी लेटी हुई है और आराम कर रही है, और अब मैं भी आराम में हूं। समझे आप,
यहां पर मेरी पत्नी लेटी हुई है, आराम कर रही है, और अब मैं भी क्या हूं, मैं भी आराम में हूं। तो बच्चों एपिटाफ इसको कहते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। चलिए अब एपिथेट के बारे में बताता हूं। एपिथेट क्या होता है? मैं पहले इसका लिख देता हूं। वर्ड्स रिटन ऑन अ ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव स्टोन। कब्र के पत्थर पर जो शब्द लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है एपिथेट। एपिथेट का मीनिंग क्या हुआ? एपिथेट का मतलब होता है बच्चों किसी व्यक्ति का कोई उसकी विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति का कुछ नाम रख दो आप। जैसे कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर है, ताकतवर है, तो उसका उस आधार पर उसका नाम रख दो। कोई व्यक्ति मरियल है तो उसका नाम रख दिया आपने सुगड़ी, सुकटी, कुछ भी ऐसा नाम रख दिया। तो कोई भी व्यक्ति उसकी विशेषता, उसको कोई उपाधि दे दे, उसका कोई विशेषक क्या होता है? विशेषक, उसका विशेषक या उसकी उपाधि को कहा जाता है। इसको अपन टाइटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसका टाइटल नेम। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे एक व्यक्ति की फोटो आई है, जानते हैं आप इसको? इसका नाम है ड्वेन जॉनसन। क्या है ये ड्वेन जॉनसन है। और आपने एक मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। उस फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में ये आता है और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इसका नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, इसका असली नाम है ड्वेन जॉनसन, लेकिन इसको एक उपाधि दी गई जिस नाम से इसको पुकारा जाता है, द रॉक। अब द रॉक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये रॉक मतलब चट्टान की जैसे लगता है, ताकतवर है, इसलिए इसका नाम रख दिया द रॉक। जब ये WWE में जब ये आता था तब से इसका ये नाम पड़ा हुआ है। तो ये जो द रॉक है ना, इसका नाम द रॉक है। ये द रॉक क्या है? एपिथेट है। क्या है ये? एपिथेट। याद रहेगा अब आपको इससे। ड्वेन जॉनसन को याद रखना यानी रॉक को याद रखना, एपिथेट अपने आप आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है बच्चों एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या होता है? एपिटोम का मतलब होता है किसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। जैसे मैं कहूं कि भाई ईमानदारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, या सॉरी ईमानदारी की बात करें तो हम के अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन था? महात्मा गांधी। तो किसी भी चीज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटोम कहलाता है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है ये। क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई? इसके भी मैं सिनोनिम लिखवाऊंगा, डोंट वरी। मैं इसके कुछ सिनोनिम्स लिखवाने वाला हूं, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से ना। तो एपिटोम का मतलब हुआ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो इसका सिनोनिम क्या है? देखो पहला वर्ड तो है एम्बॉडीमेंट। क्या है? एम्बॉडीमेंट। दूसरा वर्ड है, सिनोनिम लिखवा रहा हूं, इसके लिखते रहो आप, बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, एम्बॉडीमेंट और पैरागॉन। पैरागॉन आप चप्पल भी जानते होंगे, पैरागॉन की चप्पलें आती हैं या आती थी, तो वहां पर वही पैरागॉन है ये। इसका मतलब है किसी भी चीज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और इसका एक सिनोनिम और लिखवा रहा हूं, एग्जेम्पलार। क्या होता है? एग्जेम्पलार। तो ये जो एम्बॉडीमेंट है, पैरागॉन है, एग्जाम्पलार है, ये एपिटोम के सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। मेरी कोशिश होगी बच्चों कि अगर किसी वर्ड के पर्यायवाची हैं तो मैं आपको जरूर लिखवाऊं, और मुझे पता होता है कि कौन सा पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सारे लिखवा देता हूं। चलिए अब आ जाओ आगे। अगला वर्ड बच्चों एपिग्राफ। अब ये एपिग्राफ क्या होता है समझाता हूं। बच्चों एपिग्राफ आपने देखा होगा कि यानी जो स्टैच्यूज होती है ना, स्टैच्यूज का मतलब मूर्तियां या बिल्डिंग्स या जो इमारतें होती हैं या जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारक। क्या होते हैं? स्मारक। तो जो मॉन्यूमेंट हो, बिल्डिंग हो, स्टैच्यूज हो, मूर्तियां, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कुछ लिखा होता है, कुछ लिख दिया जाता है उस मॉन्यूमेंट के बारे में, बिल्डिंग के बारे में या स्टैच्यू के बारे में। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर एक स्टैच्यू है और इसके बारे में कुछ, इसके नीचे कुछ लिखा गया है। तो ये जो नीचे लिखा गया है ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम एपिग्राफ। क्या कहेंगे? एपिग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ एपिग्राफ का? एपिग्राफ का मीनिंग हुआ वर्ड्स यानी शब्द, वो शब्द जो लिखे गए हों ऑन स्टैच्यूज, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स पे लिखे गए हों, उनको कहते हैं हम एपिग्राफ। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड, चलिए हो गए 9 वर्ड्स हो गए हमारे कंप्लीट। तो वी हैव डन 9 वर्ड्स बच्चों। अब इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद करना। एक और रूट वर्ड आने वाला है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, अभी तो एक और रूट वर्ड है, एक और रूट वर्ड सिखाऊंगा। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा है, देखिए ये वाला। चलिए अब नया रूट वर्ड पढ़ते हैं। अब एक और रूट वर्ड लेके आया हूं आपके लिए, देखिए जरा। हमारा
दूसरा रूट वर्ड है आज का क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है रूल। रूल का मतलब शासन करना या सिस्टम। सिस्टम का मतलब व्यवस्था, या फिर आप इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट। क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो रूल सिस्टम गवर्नमेंट से रिलेटेड है क्रेसी। आप जानते होंगे एक वर्ड होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी कहलाता है। ऐसा लगी है नहीं, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या? लोकतंत्र। तो ये इसमें भी क्रेसी रूट वर्ड है। और डेमो का मतलब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये रूट वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, डेमो, जिसका मतलब होता है पीपल या जनता। चलिए अब शुरू करते हैं आज का। अब क्रेसी रूट वर्ड में पहला वर्ड क्या है? एरिस्टोक्रेसी। बच्चों एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी सरकार जो हायर का मतलब होता है ऊंचे सोशल, हायर सोशल क्लास, जो समाज में जिनका स्तर ऊंचा रहता है उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। हायर सोशल क्लास के लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है क्या कहलाई जाएगी? एरिस्टोक्रेसी कहेंगे उसे। चलो अब अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। बच्चों ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें ऐसी सरकार जिसमें एक ही व्यक्ति होता है सरकार में, वही सारे डिसीजन लेता है, सारे डिसीजन वही करता है, सारे काम वही करता है, जो वो बोल देगा वही फाइनल डिसीजन कहलाएगा। तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। अच्छा ये क्या है? तानाशाही भी हो सकती है, इसको अपन तानाशाही भी कह सकते हैं। भाई एक ही व्यक्ति है, वो कैसा भी डिसीजन ले सकता है, गलत भी ले सकता है, सही भी ले सकता है, तो उसको तानाशाही की कैटेगरी में भी रख सकते हो। और उसको तानाशाही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप। क्या होता है? डिक्टेटरशिप। तो जो डिक्टेटरशिप होती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। चलिए अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ना ब्यूरोक्रेसी क्या है बच्चों, समझाता हूं। आप सबके सब जो भी ये क्लास देख रहे हैं ना, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो। किसकी? ब्यूरोक्रेसी की। यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जो बाई ऑफिशियल्स, यानी जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चलाई जाती है, जो चुने नहीं जाते, जिनका इलेक्शन नहीं होता, जिनका योग्यता के आधार पर जिनका चयन किया जाए, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उनको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। यानी ऑफिशियल, सरकारी जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड है बच्चों जेरेंटोक्रेसी। बच्चों ये जर है ना, इसको याद रखना। क्या है जर? जर का मतलब होता है वृद्धावस्था, यानी ओल्ड एज। तो जेरेंटोक्रेसी किसे कहा? जेरेंटोक्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट बाई ओल्ड एज पीपल। जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाए, ओल्ड एज पीपल के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जेरेंटोक्रेसी। क्या कहते हैं? जेरेंटोक्रेसी। लिखते रहो, ध्यान पूरा क्लास में होना चाहिए, इधर उधर नहीं, पूरा ध्यान क्लास में, ध्यान दो इधर ना। अब गाइनेकोक्रेसी किसे कहते हैं? बच्चों गाइनी का मतलब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। गाइनी का मतलब होता है वुमन, यानी महिला। तो गाइनेकोक्रेसी क्या हुआ? ऐसी गवर्नमेंट जो महिलाओं के द्वारा चलाई जाए, यानी गवर्नमेंट अर्थात सरकार बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं गाइनेकोक्रेसी। जैसे घर में किसकी सरकार होती है? महिलाओं की, तो घर में गाइनेकोक्रेसी है ना। अगला वर्ड है बच्चों हेगियोक्रेसी। याद है मैंने आपको कल वर्ड पढ़ाए थे लॉजी वाले, तो उसमें हेगियोलॉजी ऐसे एक वर्ड आया था, हेगियोलॉजी, जिसमें हम ओल्ड एज का अध्ययन करते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो हेगियो का मतलब क्या होता है बच्चों? हेगियो का मतलब होता है ओल्ड एज। तो हेगियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? सॉरी गाइस, मिस हो गया। हेगियोलॉजी पढ़ाया था कल मैंने। हेगियोलॉजी का मतलब होता है जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके जीवन का अध्ययन करना। सॉरी मिस हो गया। साधु संत के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? हेगियोलॉजी। तो हेगियोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट बाई सेंट्स का मतलब होता है साधु महात्माओं के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे क्या कहेंगे? हेगियोक्रेसी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की यूपी में, तो यूपी में जो आदित्यनाथ ज्योति है वो क्या है? वो एक साधु महात्मा थे, एक मठाधीश थे। तो वो इस समय सीएम है, एक चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उनकी जो सरकार कहलाई जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी? हेगियोक्रेसी कहलाई जाएगी। चलिए अब आते हैं
हैं आइसोक्रेसी। बच्चों आइसोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है, गवर्नमेंट इन विच जिसमें ऑल हैव इक्वल राइट्स। मतलब ऐसी सरकार जिसमें जितने भी लोग सरकार में हैं उनके पास समान अधिकार होते हैं, समान राइट्स होते हैं, उसको कहते हैं आइसोक्रेसी। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर उनके पास, सबके पास क्या है, एक जैसे राइट्स है, एक जैसे अधिकार हैं सबके पास, उसे कहेंगे हम आइसोक्रेसी। चलिए अगला वर्ड है बच्चों मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या हुआ बच्चों? मेरिट का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। तो योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकार चलाने दिया जाए तो ऐसी सरकार को क्या कहेंगे? ऐसी सरकार को मेरिटोक्रेसी कहेंगे। अर्थात गवर्नमेंट बाई मेरिटोरियस पीपल, अर्थात जो लोग योग्य हैं सरकार चलाने के, उन्हीं लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, तो ऐसी सरकार को कहते हैं मेरिटोक्रेसी। चलिए अगला वर्ड है बच्चों मोनोक्रेसी। अब ये मोनोक्रेसी क्या है बच्चों? मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रेसी का मतलब सरकार। तो कैसी सरकार? गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे कहते हैं मोनोक्रेसी। बच्चों लिखते रहो और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालते रहो बच्चों, मेरे शेयर नहीं हो। इस बार इतने सारे रूट वर्ड पढ़ा दूंगा, सारे बहुत सारे हजारों वर्ड हम रूट वर्ड से याद कर लेंगे बच्चों। प्लूटोक्रेसी। बच्चों प्लूटो का मतलब होता है पैसा, धन। तो ऐसी सरकार जो धनी लोगों के द्वारा चलाई जाए। प्लूटो का मतलब क्या होता है? प्लूटो का मतलब होता है धन, पैसा, कुबेर। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? धनी लोगों की सरकार। गवर्नमेंट, सरकार बाई रिच पीपल, जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इधर वर्ड्स को लिख सकूं आपके लिए ना। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास थियोक्रेसी। बच्चों थियो रूट वर्ड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। थियो का मतलब होता है भगवान, गॉड, रिलीजन। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट बाई गॉड, या तो भगवान के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे कहते हैं, या फिर और या बाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। या तो भगवान के द्वारा सरकार चलाई जाए, या जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे पुजारी हो गए जो भगवान की पूजा करते हैं रोज, या फिर जो कथावाचक होते हैं जो भगवान की कथाएं सुनाते हैं, तो इन लोगों के द्वारा अगर कोई सरकार चलाई जाती है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, तो उससे हम कहते हैं थियोक्रेसी। या गॉड के द्वारा सरकार चलाई जाए तो उसे भी क्या कहेंगे? थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी, प्लूटो मतलब धन हो गया, मोनो का मतलब एक हो गया, मेरिट का मतलब योग्यता हो गया, और आइसोक्रेसी का मतलब जिसमें सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, समान अधिकार होते हैं, समान शेयर्स होते हैं सबके। हेगियोक्रेसी साधु महात्माओं के द्वारा जो सरकार, गाइनेकोक्रेसी महिलाओं के द्वारा, जेरेंटोक्रेसी बूढ़े लोगों के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, और ऑटोक्रेसी तानाशाही किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो ये जो ऑटोक्रेसी और जो मोनोक्रेसी है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है? पर्यायवाची है बच्चों, ऑटोक्रेसी और मोनोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या हुआ? हायर सोशल क्लास के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। चलो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको 2 रूट वर्ड सिखाए, और इन दोनों रूट वर्ड से मैंने आपको बहुत सारे वर्ड भी याद करवाए। मैं रूट वर्ड्स के माध्यम से आपको वर्ड क्लास में ही याद करवा दूंगा बच्चों। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास गाइज। बाय बाय।